नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमने पहली क्लास दोस्तों मैराथन की ली थी, एक मिनट जरा रुके, हम मोबाइल साइलेंट कर लें। ठीक है, वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों ने देखा भी होगा और पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। बट आपको लेक्चर तो याद रखना ही होगा, क्योंकि इतिहास है और इतिहास हम लोग को बहुत आसानी से याद नहीं होता, खास तौर से डेट्स की जो हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसके स्टोरी को आपको मतलब लेक्चर को आपको सुनना ही होगा। जैसे कि अभी तक हमारी जो चर्चा चल रही थी, किस पे चल रही थी दोस्तों? कार्नवालिस के ऊपर चल रही थी। और माफ़ कीजिएगा, हम एक जगह खड़ा होकर नहीं पढ़ा पाते हैं, मुझे चल चल के बोलने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, चीज़ें मेमोराइज होती रहती हैं। अब सबका अपना अपना टेक्निक है। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने कार्नवालिस की कब्र खुदवा दी थी। कहाँ पे खुदवा दी दोस्तों? गाजीपुर में, अपने जिले के जस्ट निकट जिले में हमने कार्नवालिस की कब्र भी हमने खुदवा दी और वहीं कार्नवालिस को दफन भी कर दिया। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, कार्नवालिस का योगदान भारत के अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से अगर पूरे हिस्ट्री का अगर हम लोग अवलोकन करते हैं, इतिहास का आधुनिक इतिहास का जब हम लोग अवलोकन करते हैं दोस्तों, तो हमें दो लोगों का बहुत ज़्यादा नाम फेमस याद आता है। पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहले आपको निकल के आते हैं कौन? पहले आपके कहीं ना कहीं कार्नवालिस जी रहते हैं। कई सारे लोग का योगदान है, बट आज के वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो कार्नवालिस की जो सोच थी आगे को लेकर, भारत के आगे की सिस्टम को लेकर, और प्लस डलहौजी ने इन्होंने सारा काम ऐसा काम किया कि जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा हो। बट कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही काम यहाँ भी देखने को आपको मिलता है। यहाँ भी वही काम देखने को मिलता है, क्योंकि रेलवे लाइन जो डलहौजी ने बिछवाया, तार बिछवाया, ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना में कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान दिया। तो ये सारी की सारी घटनाएं देखते हैं, तो अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो ये बहुत चीज़ें समझ में आती है। मुझसे एक लड़के ने पूछा कि सर, इतिहास तो बीत चुका है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी आवश्यकता हमारे प्रेजेंट लाइफ में है? तो मैंने कहा कि भाई बिल्कुल है, क्योंकि इतिहास कथन आपने सुना होगा कि इतिहास हमेशा अपने आप को क्या करता है दोस्तों? दोहराता है। क्या करता है? इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता रहता है। तो इतिहास कहीं ना कहीं जरूरी है और ख़ास तौर से ये हमें सारी चीज़ों का से अवगत कराता है। जैसे आज के देखते हैं हम लोग कि बाप में और बेटे में भी नहीं बन रहा, दोनों अलग हो जा रहे हैं, दोनों में संपत्ति के लिए कितना सा विवाद आज के टाइम में देखते ही होंगे आप लोग। बेटा मम्मी पापा को नहीं पूछना, मतलब कई सारी कंडीशंस आती हैं। सत्ता के लिए सब कुछ जायज़ है आप लोग देखते ही होंगे। कहीं ना कहीं इतिहास में भी, मध्यकालीन इतिहास हम उठा के देखें या आधुनिक में भी देखें, तो सारा कुछ यही देखने को मिला है हमें। बट भारत की जो संस्कृति और सभ्यता रही है, ये अपने आप में एक अछूनी रही है। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी है, ये रीज़न है था कि मुझे अपने नोट्स के पीडीएफ से आपको पढ़ाना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम में अगर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी ऑब्वियसली पूछेगा ही, तो अगर यहाँ भी से इतने से भी आपसे कंप्लीट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर एक दो क्वेश्चन भी फंस गया मेरे 2-3 के लेक्चर से, 4 लेक्चर की जो मैराथन ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये दर्द वो समझ पाएगा जो दशमलव से, डेसिमल से जब रुक जाता है रिजल्ट ना, तब आपको समझ में आता है कि अंकों की कीमत क्या होती है। सबको समझ में आता है एक्चुअल में। तो चलिए हम देखते हैं, हम बात करते हैं आगे की तरफ में। अभी तक हमने क्या चर्चा की थी आपसे? कार्नवालिस के बारे में चर्चा कर ली थी। कार्नवालिस का जो टाइम टेनर था, मतलब जो इनका कार्यकाल था भारत में, 1786 से पहली बार का 1993 तक, और दूसरी बार 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक इनका, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल रहने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 कार्यकाल थे इनका, और दूसरे कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, जैसा कि हमने यहाँ तक आपको बता दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में इस्तमरारी अथा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, अथवा स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें, उसके बाद न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। मतलब कार्नवालिस को मुख्य रूप से किसके बारे में जाना जाता है? जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखे, जैसे कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर न्यायिक सेवा की बात करें, कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, न्याय, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं,
तो कार्नवालिस ने जो इसकी न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक संहिता का जब उल्लेख किया था कार्नवालिस ने, जिसको कार्नवालिस कोड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें साफ साफ उन्होंने अलग कर दिया, सारी व्यवस्थाओं को अलग कर दिया। कहा कि भाई न्याय व्यवस्था अलग रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन आपका अलग रहेगा, सीधे सीधे। तो ये बहुत अच्छा खासा काम किया, और यही आगे चलकर आपके ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज अर्थात लोक सेवा विभाग का ये रूप ले लेती है आगे चलकर, जिसको आज के दौर में हम लोग क्या करते हैं, आज के दौर में हम लोग इससे भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, अर्थात IAS IPS IFS आप लोग जानते ही होंगे, तो उसके बारे में जाना जाता है। मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 5 अक्टूबर आपका 1805 को इनकी गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है, और इनकी गाजीपुर में ही कब्र भी, मतलब इनके समाधि कहाँ पे है आपकी, गाजीपुर में ही इनकी समाधि भी है। तो इतनी बात आप तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने वाला पहला मराठा सरदार था। वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी दोस्तों, वेलेस्ली किस लिए फेमस था? वेलेस्ली इसलिए फेमस था क्योंकि सहायक संधि इसका मानना ये था, जरा सा होल्ड पर ही आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसका मानना यह था कि भाई अंग्रेजी हुकूमत तो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी, पावर ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये चाहता था सीधे सीधे राजाओं, देसी रजवाड़ों के पास जाता, अपना मैसेज दिलवाता, या तो आप हमसे वार लड़िए, युद्ध लड़िए, या हमारी सहायक संधि स्वीकार कीजिए। अब सहायक संधि स्वीकार करने का मतलब एक मित्रता न्योता चलाना नहीं होता था, निमंत्रण चलाना नहीं, साफ साफ ये कि आप हमें क्या करिए, टैक्स दीजिए, क्या करिए, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स दीजिए, और जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके शासन में क्या रखूँगा, प्रोटेक्शन रखूँगा, अपनी सेना रखूँगा। तो वेलेस्ली की नीति बहुत हद तक ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कारगर भी सिद्ध हुई। जैसे कि देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये सहायक सुधार मतलब स्टार्ट करने वाले, अपनाने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था दोस्तों, बसीन के मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, मानने से इनकार किया पहले तो, बट इनके बारे में इनके और इनके बीच में युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात किस बात की चर्चा की गई दोस्तों, युद्ध होने के पश्चात फाइनली पेशवा बाजीराव ने बसीन की संधि में, मतलब बसीन में शरण लिया, बसीन जगह का नाम है जहाँ पे इन्होंने शरण लिया, और वहीं पर इन्होंने क्या किया, बसीन की संधि होती है, क्या होती है दोस्तों, बसीन की संधि होती है, और बसीन की संधि को आपको होती है 21 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि स्टार्ट कर देती है। क्या होता है, 31 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि होती है, जिसमें कि सबसे पहले मानने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले वेलेस्ली ने किसको सहायक संधि लेने के लिए मजबूर किया, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ये भी आप लोग को याद होगा। समापन कैसे हुआ, पहले तो युद्ध हुआ, युद्ध में पेशवा हार गए, तो इन्होंने बसीन में शरण ले ली, और फाइनली वहाँ पे बसीन की उसी जगह पे जो संधि की गई, जो ट्रैटी उसको हम लोग बोलते हैं, ट्रैटी बोलते हैं, ट्रैटी, हाँ, TREATY, तो उसी को हम लोग बसीन की संधि के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट 14, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक, पहला शासक कौन था आपका, अवध का नवाब 1765 में। अगर सहायक संधि की बात करें, पहला बात किया जाए कि पहले को किसने इसको माना था, तो आपके अवध के नवाब थे। फिर बात करते हैं दोस्तों बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर के युद्ध की चर्चा करें, कब हुआ, 1764 में हुआ, अक्टूबर 1764। जिसके किसके किसके बीच में हुआ, एक तरफ मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, और इसके बारे में हमने आपको बता भी रखा है, प्लस सिराजुद्दौला, मीर कासिम, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, ये सभी लोग थे। और इसमें फाइनली हेक्टर मुनरो की जीत होती है, मतलब कंपनी की जीत होती है, और ये विन हो जाने के बाद यहीं पे आपका शाह आलम द्वितीय को पेंशन पे भेज देते हैं, जैसा कि मैंने आपको
एक्सप्लेन भी किया था। तो इसमें आपको बताना था कि सुमेलित करना था एक्चुअल में सवाल में। सहायक संधि कब अपनाई जाती है दोस्तों? तो 1798 में ही अपनाई, अवध में अपनाई जाती है। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब होता है, ईआईसी का अधिकार कब होता है दोस्तों? 1833 में होता है। ठीक। फिर कह रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिकों का कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला गया किस चार्टर्ड एक्ट के थ्रू? तो 1813 का जब चार्टर्ड एक्ट आया, ठीक है, वो ये वन लाइनर उसमें मैंने बना रखा है। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू ही इनको कंपनी में अधिकार देने की बात कही गई थी, व्यापार करने की छूट दे दी गई। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंग्ल नेपाल युद्ध की चर्चा करते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों आपके लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? आपका लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और इनके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, जबकि इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1813 से 1823 तक का इनका कार्यकाल था। कब तक का? 1823 से 1813 से 1814। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1814 से लेकर 1816 के मध्य। ये युद्ध आपका लड़ा गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट्स आपके सामने मैं लिख दिया हुआ है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था इसको मैंने मेंशन नहीं किया, बट आप इसको नोट कर लेंगे। ये लड़ा गया था आपका 1814 से 1816 के बीच में लड़ा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा, आपको बताना है अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे खोला? तो कहाँ पे खोला दोस्तों? इन्होंने कलकत्ता में खोला था। यहाँ पे रेड पेन से लिखा है। हाँ चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। 1780 में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया दोस्तों? इस मदरसे की स्टैब्लिशमेंट को स्टैब्लिश किया था। और आपको मैं भी बता दूं 1784 से लेकर 1795 तक वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग भी चलाया गया। क्या चलाया गया? महाभियोग भी चलाया गया। ब्रिटिश संसद में इनके ऊपर महाभियोग चला, आधिकारिक रूप से कार्रवाई चली। और इसमें कहा गया फाइनली जब ये जजमेंट आया, आखिर में ये भारत के पहले वायसराय थे जिनके ऊपर क्या किया गया दोस्तों? जिनके ऊपर ये कार्रवाई चलाई गई, मतलब महाभियोग चलाया गया। फाइनली इनको क्या पाया गया? इनको ये पाया गया कि ये दोषमुक्त हैं। दोषमुक्त क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया, जो भी भारत में तानाशाही और निरंकुश शासन किया, जिसके उससे इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया है, तो इन्होंने इसी बात को कहा कि जो जजेस ने इसी बात पे इनका फैसला सुनाया कि ये इन्होंने जो भी काम किया ब्रिटिश संसद को, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के हित से ही किया, तो अतः इनको निर्दोष साबित किया जाता है। तो फाइनली इनको निर्दोष भी साबित किया जा सकता है, किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम जोन्स द्वारा इसकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की या बंगाल की स्थापना की गई थी। जिसके निर्देशक कौन थे? आपके विलियम जोन्स साहब थे। 1791 में क्या हुआ? बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से प्रथम संस्कृत कॉलेज, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जोनाथन डंकन के प्रथम प्रयासों से, मतलब इनके अभूतपूर्व प्रयासों से क्या किया गया दोस्तों? बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, कब किया गया? आपका 1791 में किया गया। फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका एक एक्ट आता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। आप लोग को पॉलिटी में हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। 1813 का चार्टर्ड एक्ट कहते हैं, जिसमें कि भारतीय शिक्षा पर पहली बार अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों के ऊपर भी क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1,00,000 रुपए, कितना दोस्तों? 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। कितने का? 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया भारतीय शिक्षा पर। इसके बाद हम बात करते हैं, जिससे हमने लिखा आपको चार्टर्ड अधिनियम 1813 की बात करते हैं। फिर चार्ल्स वुड, शिक्षा से संबंधित चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया दोस्तों। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आपका आया था। ये चार्ल्स वुड हमने इस पे मेंशन नहीं किया हुआ है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। ठीक है, चार्ल्स वुड का जो संबंध है दोस्तों, शिक्षा से संबंध था।
ठीक है, किससे था? शिक्षा से संबंध था। और ये आपका 1854 में लाया गया, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया। ठीक है, इसमें वायसराय कौन थे आपके? इसमें वायसराय आपके डलहौजी था, इसमें वायसराय आपका डलहौजी था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक सेकंड जरूर, थोड़ा सा इधर हो गया यहाँ पे, 1854, हाँ सही बताया हमने, 19 जुलाई 19 जुलाई 1854 को डलहौजी के शासनकाल में, मतलब उस समय डलहौजी ही भारत का वायसराय था, उसी के शासनकाल में ये लाया गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा मैंने आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के ऑलरेडी कौन थे आपके? चार्ल्स वुड थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे आपके चार्ल्स वुड थे, जिनके द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। क्या किया गया दोस्तों? वुड डिस्पैच जारी किया गया। और वुड डिस्पैच को ही क्या करते हैं, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसमें? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स वुड डिस्पैच जब आए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए, कहीं ना कहीं इंग्लिश भाषा में लाने के लिए अहम योगदान दिया। मतलब इस डिस्पैच का मुख्य काम यह था कि हमें क्या करना है, इंग्लिश भाषा में मतलब इंग्लिश को बढ़ावा देना है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा को किस डिस्पैच में सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई, या किसमें उसको बढ़ावा देने की बात कही गई? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये किसकी चर्चा करते हैं हम लोग? चार्ल्स वुड डिस्पैच की ही चर्चा करते हैं। चार्ल्स वुड के डिस्पैच में ही 19 जुलाई 1854 को ये जारी किया गया, और इन्होंने यूनिवर्सिटी शिक्षा को क्या कहते हैं, बढ़ाने के लिए अहम योगदान किया। और तब जाके फाइनली आप देखेंगे तो 1857 के आसपास, मतलब इस अधिनियम, ये जो डिस्पैच आ गया था, इसके बाद से ही 1857 में ही 3 विश्वविद्यालयों की, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, लंदन में एक विश्वविद्यालय था, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी 3 विश्वविद्यालयों का गठन किया गया, उनको मतलब इस्टेब्लिश किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालयों की का गठन किया गया भारत में, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी नोट्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में। अब वो डिस्पैच में जो भी चीजें की गई थी, देखिए ध्यान से, वुड डिस्पैच जो लॉन्च किया गया था, तो इसकी समीक्षा के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में क्या किया गया? हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। हंटर कमीशन जब आता है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी 1882 में रिपन के समय में आता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हंटर कमीशन का गठन किया था, जैसे कि मैंने हमको यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है। 1882 में रिपन के समय में ही डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में क्या होता है? हंटर कमीशन का गठन होता है, डब्ल्यू हंटर के कमीशन में। इनकी एक पुस्तक भी थी, इनकी एक पुस्तक का नाम था इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। इनकी एक बुक का नाम भी था, याद रखिएगा, कभी कभी बुक भी पूछ देता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं इंडियन मुस्लिम के बारे में। इन्होंने क्या काम किया दोस्तों? भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इन्होंने क्या काम किया? भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन्होंने जो विशेष बल दिया किस पे दिया? प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक अर्थात प्राइमरी एजुकेशन पे बल दिया। जब वुड डिस्पैच को लाया गया तो उसकी समीक्षा के लिए क्या कर दिया गया दोस्तों? हंटर कमीशन का एक गठन होता है। हंटर कमीशन अपने पूरे समीक्षा करने के बाद, पूरे रिव्यू करने के बाद ये पाते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश भाषा को लाने में से कोई परहेज दिक्कत नहीं है, बट हमें बच्चों का बेस तो समझ में आया, बेस तो सुधारना चाहिए। अर्थात इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। किस पे जोर दिया? उन्होंने कहा कि अगर हमें बच्चों को इंग्लिश भाषा में सुधारना है, समझाना है, तो रिजल्ट अगर बच्चे को प्राथमिक से ही पढ़ाएंगे, प्राइमरी लेवल से ही अगर हम लोग उसको पढ़ाएंगे, तभी कहीं ना कहीं उसका बहुत बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा।
ऐसा इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। देखते हैं आगे क्या हुआ। तो प्रश्न यहाँ से भी याद रखिएगा, पूरे डिस्पैच ने किसकी वकालत की? यूनिवर्सिटी एजुकेशन की वकालत की। हंटर कमीशन किसकी सिफारिश विशेष बल दे रहा है? ये बल दे रहा है आपके प्राथमिक शिक्षा पे बल दे रहा है। ओके, तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आगे चलकर दोस्तों, आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय इंडियन सॉरी नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन होता है। 15 अगस्त 1906 को आपका इसका गठन किया जाता है। अब बात करते हैं, आगे चल के आते हैं आपके सैडलर आयोग। ये इंडियन एजुकेशन से संबंधित है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से लेके चलेंगे। सैडलर आयोग होता तो आता है आपका 1917 में। सैडलर आयोग कब आता है? 1917 में आता है। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एम ई सैडलर द्वारा। डॉक्टर एम ई सैडलर द्वारा। ये अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि हमें माध्यमिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधारने के लिए क्या करना होगा? माध्यमिक शिक्षा से ही बच्चों में परिवर्तन लाना होगा। मतलब ये इनका कहना था कि हम लोग बेसिक प्राइमरी जो एजुकेशन है, सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम लोग बेसिक एजुकेशन तो उनके स्थानीय भाषा में दे सकते हैं, बट बच्चा जैसे थोड़ा समझदार हो जा रहा है, अर्थात माध्यमिक एजुकेशन में, आप माध्यमिक एजुकेशन से हम लोग क्या करेंगे? माध्यमिक एजुकेशन से ही उसको हम लोग इंग्लिश पाश्चात्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जिसका कि बेनिफिट उसको यूनिवर्सिटी लेवल में होगा। और कहीं ना कहीं देखें दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या था, जब हमारे पिताजी बताते हैं, या आप लोग ऑलरेडी जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे पूछेंगे भी, कि पहले के टाइम में 5वीं तक, कम से एटलीस्ट 5वीं के बाद से इंग्लिश भाषा पर ज़्यादातर जोर दिया जाता था। बाकी जो था उनको स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो सैडलर आयोग का आप समझ गए, इन्होंने किस बात पे ज़्यादा जोर दिया? सैडलर ने जो विशेष जोर दिया दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा पर इन्होंने अत्यधिक मात्रा में जोर दिया। तो ये भी आपको पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आपके यहाँ पे शेयर किया। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले जो थे, ये विधि आयोग, इन्हीं के अध्यक्षता में फर्स्ट विधि आयोग का गठन भी किया गया था। और लॉर्ड मैकाले जो थे, विलियम बैटिक के उनकी क्या बोल जो विलियम बैटिक की सहायता, लॉर्ड विलियम बैटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर बने थे, ठीक है, गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बैटिक 1833 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू। तो उन्हीं की समिति, उन्हीं के टीम से एक मेंबर थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, और इन्हीं की भाषा, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा पे अर्थात अंग्रेजी शिक्षा पे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जोड़ भी दिया। आप देखते हैं दोस्तों, विलियम बेंटिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, विलियम बेंटिक ने काउंसिल के विधि सदस्य थे जिनका नाम लॉर्ड मैकाले था। मैकाले को लोक शिक्षा समिति, क्या किया गया, लोक शिक्षा समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया दोस्तों? लोक शिक्षा समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। और इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन भारत में किया। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी भाषा का समर्थन भारत में किया। इसके साथ हम बात करते हैं, इस समय तक जो शिक्षा चल रही थी, ये माना गया था कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, एक थ्योरी लाई गई थी इन लोगों के माध्यम से। इनका ये मानना था कि अगर शिक्षा समाज के एक ऊंचे वर्ग को दी जाए, ठीक है, तो वहाँ से वहीं से आपका पूरे समाज के अन्य भागों में भी प्रसार हो जाएगा। मतलब छन छन के शिक्षा फैल जाएगी। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन अर्थात या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या बात की गई दोस्तों, शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, ये मैकाले साहब का यह मानना था। तो प्रश्न सीधा यहाँ से पूछा जाता है, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? आपके लॉर्ड मैकाले साहब थे। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। एटलीस्ट एजुकेशन से संबंधित मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। अगर आपने कंसेप्ट समझा, नोट्स को पढ़ा,
और बहुत कंसाइज मैटर में हमने आपको चीज़ें देखने का प्रयास किया, और यही रीज़न है। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट्स आपको मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी। अगर आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो 7 मार्च 1835 को ही आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। वही मैकाले का डिस्पैच, मैकाले का जो घोषणा पत्र था, लॉर्ड मैकाले का, जो जिसको मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी भी क्वेश्चन में ऐसी शब्द यूज करता है कि जो जिसका नाम ही आप नहीं सुने होते हो, ठीक है। या मैकाले का स्मरण पत्र से ही क्या होता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का की नींव पड़ जाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे करते हैं, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला जाता है 1916 में डी के कर्वे के द्वारा। डी के कर्वे एक समाज सेवी थे, और उनकी आस्था, मतलब वो चाहते थे जो महिला, जो समाज में विधवाओं की जो दुर्दशा थी उनको, उनके सुधार के लिए उन्होंने कई सारे पूना में और मुंबई वगैरह में कई सारी संस्थाएं भी खोली। और फाइनली उन्होंने आगे चल के 1916 में आप देखते हैं कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। कहाँ पे? 1916 में किया। और किन्होंने किया? तो डी के कर्वे ने किया दोस्तों। किन्होंने किया? डी के कर्वे ने इस्टेब्लिश किया। और फाइनली हम देखते हैं कि इन्होंने एक विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। मतलब ये चाहते थे कि जो विधवा, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके हस्बैंड अगर एक्सपायर कर गए, तो जिस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो उसको क्यों पूरी ज़िंदगी सजा दी जाए। और फाइनली इन्होंने आगे चल के एक विधवा से शादी भी किया, और उनके उत्थान के लिए इन्होंने अहम योगदान दिया, जिनको फाइनली 1958 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है आफ्टर आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह, कहाँ पे दोस्तों? पूना में विधवा गृह की स्थापना भी करते हैं ये। और आगे चलते हैं तो 1958 में भारत रत्न इनको दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की जाती है दोस्तों। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आपका 1880 में पुणे में की जाती है। कहाँ पे की जाती है दोस्तों? 1880 में पुणे में की जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ इसके द्वारा आगे चलते हैं, वी के चिपलुंकर, बी जी तिलक, एम बी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर किन्ने मिलकर क्या किया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की आपके 1880 में पुणे में, जैसा कि मैंने आपको नोट किया हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। कहाँ पे? कलकत्ता में की जाती है, ठीक है। और इसमें अहम योगदान किसका होता है दोस्तों? सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करने के पीछे जो अहम योगदान होता है, अहम योगदान आपका होता है किसका? राजा राम मोहन राय और इनके साथ मिलकर अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर। और इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर की सहायता से क्या करते हैं? कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, सॉरी हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कब? 1817 के समय में। कब करते हैं दोस्तों? 1817 के समय में। तो ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे फिलहाल। और इसके साथ साथ हम चर्चा करें, अगर हम इसके साथ साथ चर्चा करें दोस्तों आपसे, तो इसमें और कुछ बातों को देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें और किस किस बात पे चर्चा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1 मिनट यारों कि हम जल ग्रहण कर लें। ओके, फिर यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है दोस्तों। किसकी? मेयो कॉलेज की। जो आईसीएस अधिकारी जो थे उनको शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। कब? 1875 में। कहाँ पे की जाती है? अजमेर में की जाती है। उसके बाद मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है 1875 में। किसके द्वारा?
उनका नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सर सैयद अहमद थे, सर सैयद अहमद थे, उनके द्वारा ही किया जाता है 1875 में। कहाँ पे? अलीगढ़ में किया जाता है। और हम दिल्ली कॉलेज की बात करें दोस्तों, दिल्ली कॉलेज तो ये कब इसको इस्टेब्लिश किया जाता है? तो 1824 में दिल्ली कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इतनी बात भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे जो भी मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबल जिन्होंने क्या किया दोस्तों, धार्मिक शिक्षा का जिन्होंने उल्लेख किया, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हमें क्या करना होगा, भारतीय शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देनी पड़ेगी, जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल में उसको चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल भी चलाया जाना चाहिए। इन्होंने इसका बहुत जोरदार तरीके से स्वागत भी किया, कहा भी इन बातों को। फिर आप देखते हैं कि बीएचयू का शिलान्यास जो किया इन्होंने, तो 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग के माध्यम से, लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय के क्या थे आप देखते हैं 1900 जो वायसराय थे, उन्होंने बीएचयू का शिलान्यास भी किया। ओके, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ बीएचयू बनने की घटना भी मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि महामना मदन मोहन मालवीय छोटे कद के बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे और एक समाज सेवक भी थे। और इन्होंने बनारस के राजा से, इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बनारस के राजा से इन्होंने ज़मीन मांगी, कहा कि हमें विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश करना है, आप हमें ज़मीन थोड़ी सी दे दीजिए। दरबार में गए, बट वहाँ के राजा ने साफ मना कर दिया। इतने चतुर थे कि इन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, बट आप हमें अपना चरण पादुका दे दीजिए, मतलब जो आपका जूती है उसको दे दीजिए। फिर वो लेकर आया, वहीं लंका गेट है बीएचयू में, बीएचयू यूनिवर्सिटी के सामने ही लंका गेट है, वहीं उसी गेट के पास ये बैठ के वहीं पे ये कहने लगे, नीलामी, मतलब जूती की नीलामी करने लगे। महाराज ने कहा है कि ये जूती, मतलब जो मेरा जूता है, ये जितने में बिकेगा उतने में आप विश्वविद्यालय खोल सकते हो। ये खबर उड़ते उड़ते भाई थे तो महाराजा के पास गई। फाइनली महाराजा इनकी बुद्धि को समझ गया कि हाँ ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जो भी समय बचा था उस दिन का, आप जितना शाम तक अब क्षेत्र भ्रमण कर लेंगे उतना पूरा का पूरा क्षेत्र आपको मैं दे दूंगा बीएचयू बनाने के लिए, मतलब विश्वविद्यालय खोलने के लिए। तो वही जो बीएचयू का जो कैंपस है दोस्तों, लगभग 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्योंकि समय कम बचा था तो यही रीजन था कि उतना ही चक्कर काट पाया जितनी की ज़मीन राजा ने उनको दे दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। बट अगर उसके शिलान्यास की बात की जाए तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है, जो कि उस समय के वायसराय थे। आगे चलते हैं, यहाँ से कुछ पॉलिटी के सवाल हैं, अर्थात संविधान से हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया आपका? यूएसए के संविधान से आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। आगे चर्चा करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया आपका? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं दोस्तों, ये कहाँ से, किस संविधान से? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध बात करें, संघीय व्यवस्था बात करें, राज्यपालों की नियुक्ति की चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श दात्री, जो सुप्रीम कोर्ट से चाहे सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकती है, प्रेसिडेंट ले सकता है। ये सारी शक्तियाँ या आपातकालीन शक्तियाँ सारी के सारी कहाँ से ली गई हैं? अगर आपकी देखा जाए तो अगर हम लोग संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, इन सब की बात की जाए तो सारा का सारा कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिलहाल आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट बन रहा है आपके पॉलिटी में। आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करें दोस्तों तो आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया। फाइनली मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य, जिसको आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, इसकी बात की गई है दोस्तों। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? जो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? यूएसएसआर के जो समय खंडित नहीं था वहाँ से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद आपका है 51 क, और इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से
मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि आम नागरिकों का भी कुछ न कुछ मौलिक कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रीय अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे झंडे के प्रति, उसको भी आपको बना के रखना होगा। ओके। उसके बाद मूल अधिकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार की चर्चा दोस्तों आपके यूएसए के संविधान में लिखित रूप से देखने को मिलता है, और ये यूएसए का संविधान मात्र आपका 7 पेज का है। कितने पेज का? 7 पेज की इसमें चर्चा की गई, 7 पेज की चर्चा की गई है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता की हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता का वर्णन कहाँ पे किया गया दोस्तों? भाग 2 में किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पे? भाग 3 में किया गया है। राज्य का वर्णन भाग 4 में किया गया है। पंचायत का वर्णन भाग 9 में किया गया। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नागरिकता सिटीजनशिप का वर्णन किस भाग में? कितने भाग है हमारे संविधान में? मूल रूप से कितने हैं? 395 अनुच्छेद, मूल रूप से बोल रहा हूं, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इतना तो आपका है ही। और इसमें हम बात करते हैं तो पहला जो अनुच्छेद भाग आता है उसमें क्या कहा? उसमें ये बात की है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब ये कि जो यूनियन, इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है, पावर का बंटवारा हुआ है, लेकिन इसमें केंद्र की पावर सर्वोपरि होगी और कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे किसी साझेदारी की बात नहीं की गई है कि जब आप में और हम में बन रहा है तो हम लोग साझेदारी कर रहे हैं और आगे चल के इसको ब्लॉक कर दें, तोड़ दें। ऐसा कोई चर्चा ही नहीं किया गया इस संविधान में। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा। तो भाग 3 मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल अथॉरिटी से है, फंडामेंटल राइट से। और इसके बाद हम बात करते हैं पंचायत की। पंचायत का वर्णन, इसमें पंचायत का जो भाग था दोस्तों, भाग 9, इसमें बहुत ज़्यादा पेच फंसा, बहुत ज़्यादा पेच फंसाया था। इसमें 2 विचारधाराएं बन गई थी। अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ में थे, महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे। इन लोग का, महात्मा गांधी का ये मानना था कि भारत गाँव का देश है और इसमें जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। वहीं अंबेडकर जी का मानना यह था कि अगर गांव में पंचायती शासन दे दिया जाए तो फिर वही होगा जो अंग्रेजों के टाइम में होता रहा है। जो बाहुबली लोग होंगे वो अपनी सरकार बना लेंगे और कहीं ना कहीं जो निम्न लोग हैं वो दबे के दबे रह जाएंगे। तो इसको दो विचारधारा थी, जिसमें फाइनली इसको आगे चलकर राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, वहीं पे जीएल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार इसका उद्घाटन किया। और इसका जब उद्घाटन किया दोस्तों तो 1959 में नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में आता है। ठीक है। फाइनली इसको कानूनी रूप जब दिया गया तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको 73 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1992 में इसको कानूनी रूप दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से यह मतलब अंतस्थापित हुआ। और इसके लिए आर्टिकल जो रखा गया दोस्तों 243 ख का पहला था, 243 बी फर्स्ट में इसको स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं हम लोग भाग 11 के बारे में। भाग 11 जो है, और भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1 जो है, जो वर्णन करता है अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य में। अब ये किसका वर्णन करता है, जरा आप लोग देखिए इसको, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में मुख्य रूप से किसकी चर्चा की गई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसमें संघ और राज्य के बीच में, किसके बाद में? संघ, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का अध्ययन किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल 245 से 255 के मध्य में किसकी चर्चा की गई है दोस्तों? विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। किसकी? विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। वहीं भाग 11 की बात करें, भाग 11 के अध्याय, इसी के अध्याय 2 में, भाग 11 के अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई। केंद्र और राज्य के बीच में क्या किया गया दोस्तों? प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई। तो ये भी आपको थोड़े से दिमाग में रखना है कि, और इसके लिए आर्टिकल जो रखा गया दोस्तों 256 से 263 के मध्य इसका आर्टिकल रखा गया है। चलिए तो आगे चलते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपको मिलेंगे सवाल
भारत में प्रिंटिंग प्रेस, मतलब भारत में प्रिंटिंग प्रेस के विकास से संबंधित यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें किस बात की चर्चा की गई है। चलिए ओके, कम टू द पॉइंट। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत दोस्तों होती है 1556 में, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और इन्होंने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे खोला था? गोवा में खोला था। कब? 1556 मैंने आपको बताया ही। फिर भारत के पहला समाचार पत्र की बात करते हैं तो बंगाल गजट। क्या नाम था दोस्तों? बंगाल गजट भारत का आपका पहला समाचार पत्र था, जिसको 1780 में जे ए हिक्की द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रेस सेंसरशिप। अगर प्रेस सेंसरशिप लागू करने की बात करें तो ये क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किन्होंने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में इसको लागू किया था। वही हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की चर्चा करते हैं तो ये लागू करने वाले थे आपका लॉर्ड लिटन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने इसको लागू करवाया था। 1778 में क्या हुआ? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। जो लिटन का जो कार्यकाल था दोस्तों 1776 से 1780 में, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक दूसरा नाम भी था जिसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे उपनाम ही पूछ देगा और आपसे पूछ देगा कि हाँ आप किन्होंने कहा था, इसके बारे में आप बताइए। फिर आगे चलते हैं। रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में, 82 में मुंह बंद, 82 में इसको समाप्त कर दिया गया। और अमेरिका में नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रकाश संपादन किन्होंने किया दोस्तों? तो उनका नाम था तारकनाथ दास। क्या नाम था आपका? तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक से एक पत्र का अखबार का संचालन भी किया, संपादन भी किया। उसका फारसी साप्ताहिक की बात करें दोस्तों तो फारसी साप्ताहिक में मिरातुल अखबार, क्या नाम था उसका? मिरातुल अखबार था, ठीक है। और इसका प्रकाशन आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन भी किया था। आगे चर्चा करें 1880 में इंडियन मिरर अखबार जो है आपका, जिसका उल्लेख किन्होंने किया था? इसका प्रकाशन आपके कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। स्थापना करने वाले कौन थे आपके? इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस मनमोहन घोष ने मिलकर कलकत्ता में इंडियन मिरर की स्थापना की थी। इसकी इंडियन मिरर की स्थापना आपने की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गदर पार्टी का नाम सुने ही होंगे आप लोग। गदर पार्टी का संबंध है लाला हरदयाल से, ठीक है। कई लोगों ने मिलकर बनाया लेकिन इसमें इनका मुख्यतः नाम आता है। तो गदर पार्टी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था गदर, ठीक है। और एक ऐसा था, ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा था दोस्तों? ये साप्ताहिक पत्र था जिसका पहला संस्करण आपको निकल के आया 1 नवंबर 1913 को। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को में आया। कहाँ से आया दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में इसका पहला संस्करण देखने को मिला। फिर हम बात करते हैं अमृत बाजार की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना करते हैं आपके शिशिर कुमार घोष जी करते हैं। शिशिर कुमार घोष करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो 1868 में कलकत्ता से करते हैं। कहाँ से दोस्तों? 1868 में कलकत्ता से आपके अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शिशिर कुमार घोष जी करते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करें दोस्तों तो आपके तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र आरंभ किया, जिसको 1881 में केसरी नाम से उन्होंने संपादन किया मराठा में। और इसी के लिए इनको कहीं ना कहीं जेल भी हुआ। इनका मतलब इनका ये मानना था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में, इनका ये मानना था कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं रह गया, अब हमको उसको जगाने के लिए युवाओं को जगाना होगा। तो इन्होंने फाइनली क्या किया दोस्तों? 1881 में केसरी का या मराठा को इस्टेब्लिश किया, पत्रिका लॉन्च की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है यहाँ पे कांग्रेस की आलोचना करने वाले दोस्तों, पत्रिका कौन सी थी? बंगवासी थी, कॉल,
केसरी, ये लोग, ये सारे जितने भी लोग पत्रिकाएं थी, ये सारी की सारी कांग्रेस की आलोचना करने वाले थे, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया, क्योंकि इनका इनका ये मानना था, मतलब कहीं ना कहीं युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में, उनकी बात करने में, उनकी बातें देश की जनता तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान था। जबकि संध्या, युगांतर, गदर क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते थे, ठीक है, जबकि ये क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा बात को समझिएगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं जुड़ी पत्रिका है, नहीं जुड़ी पत्रिका हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी, क्योंकि इसका संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। इन्होंने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने किया था, और आप लोग को अच्छे से पता है महात्मा गांधी का नेचर कैसा था, वो क्या चाहते थे। फिर बात करते हैं सोम प्रकाश समाचार पत्र की। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था, इसका उल्लेख आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इसका जो उल्लेख था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। बंगाल में बांग्ला भाषा में ये साप्ताहिक पत्र था, जिसका संपादन 1858 में संपादन स्टार्ट हुआ था। तो ICV सागर भी कहते हैं इनको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन भी किया, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। फिर बात करते हैं एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल लीग ने किया। और होम रूल लीग ने किया मतलब कहीं ना कहीं होम रूल लीग भी किससे संबंधित है दोस्तों? होम रूल लीग भी आपके भारत अर्थात गांधी जी के विचारों से कहीं ना कहीं प्रेरित था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे पॉइंट उदंड मार्तंड, आगे चर्चा करते हैं हम लोग दोस्तों उदंड मार्तंड के बारे में। चलिए उदंड मार्तंड की चर्चा करते हैं। तो 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसका संपादन किया गया, और इसका प्रकाशक एवं संपादन उन्होंने किया दोस्तों जुगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड का संपादन किया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था दोस्तों? तो ये था आपका हिंदू पैट्रियटिक, क्या नाम था इसका? अंग्रेजी भाषा की बात बोल रहे हैं, तो भारतीयों द्वारा पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में जो अखबार लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया आपका? हिंदू पैट्रियट दिया गया। ओके, फिर ये आपका पॉलिटी सवाल है, फिलहाल यहाँ इसको ब्रेक करते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से आपके इतिहास को लेकर आगे चलते हैं, और यहाँ से हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछा है किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ? पटना से किस अखबार का प्रकाशन हुआ? ये दोस्तों आपका कौन सा था? इसका जो सही जवाब होगा इंडियन नेशन होगा। 1931 में दरभंगा के महाराजा ने अर्थात कामेश्वर सिंह ने इसको द इंडियन नेशन के नाम से इसकी स्थापना भी कराई। और सबसे पहला आपका पटना की बात करें दोस्तों, तो ये आपका द इंडियन नेशन ही इस्टेब्लिश किया गया, जिसको आगे चल के कामेश्वर सिंह ने इसके योगदान में इसको बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया। फिर बात करते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे आपके? तो के रामकृष्ण पिल्ले आपके स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, जिनका जन्म 1858 में ट्रावणकोर में हुआ था। तो आज के लिए उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। कई सारी चीज़ें भी हमने आपको देने का प्रयास किया, आपने मेंशन भी किया, अच्छे से समझा भी चीज़ों को। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, और इसी तरह से हम आपको जो आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इसी तरह से अपने नोट्स से, खुद के मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर सुनना है। लेक्चर नहीं सुनेंगे तो कई सारी चीज़ें आपके दिमाग से बाउंस हो जाएंगी, और मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो हम समझा रहे हैं उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। चलिए दीजिए मुझे इजाज़त। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।